Hello, aspiring civil servants. I am Smriti Agrawal and I welcome you all to my channel Simplify UPSC with Smriti, aiming to simplify your journey from aspirants to officers. हम मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन सेशन कंटिन्यू कर रहे थे। मैंने एक वीडियो में फर्स्ट वीडियो में आपको 1757 से 1857 तक के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स बताए थे। सेकेंड वीडियो में 1857 से लेकर अराउंड 1919 तक के इवेंट्स बताए थे। एंड फाइनली ये वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द गांधीयन एरा। जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और बोला था आंसर में कमेंट करने के लिए। वो क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेती हूँ एंड देन आई विल प्रोसीड विद द गांधीयन एरा। ठीक है, वो पहला क्वेश्चन ये था कि कौन से हैं वो इम्पॉर्टेंट लीडर जो एब्सेंट थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्म हो रहा था। द करेक्ट आंसर वॉज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। मैंने हिंट भी दिया था कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी अलॉन्ग विथ आनंद मोहन बोस ये दोनों कहाँ पर गए थे? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, जो एक 1883 में था और दूसरा 1885 वाला यहाँ से क्लैश किया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है जो लॉर्ड लिटन लेकर आए थे। एक न्यूज़पेपर है जो रातों रात अपना लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश में कर लेते हैं वो, और वो बच जाते हैं इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से। वो न्यूज़पेपर का नाम था अमृत बाज़ार पत्रिका, जो स्टार्ट किसने किया था? घोष ब्रदर्स ने। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच देम। चलिए फिर स्टार्ट करते गांधीयन एरा से। बिफोर स्टार्टिंग आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। बताइए, क्या आपको पता है तीन काथिया सिस्टम क्या है? आपको पता है हु इज़ कॉल्ड केरला गांधी? आप बता सकते हैं मॉन्टेग कौन से इवेंट को प्रिवेंटिव मर्डर बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डायरेक्टली PYQ में पूछा गया। डू यू नो? एंड फाइनली वाइकॉम सत्याग्रह, बताइए ये कहाँ हुआ था और कब हुआ था? ये क्यों मैं पूछ रही हूँ, इसके इम्पोर्टेंस आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। ठीक है, फिर स्टार्ट करते गांधीयन एरा से। तो 1915 गांधी जी आते हैं। 9 जनवरी हम लोग उस टाइम बनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, उसके बाद फिर गांधी जी जैसे ही आते हैं 1915 को, गांधी जी क्या होता है 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते गांधी जी। गांधी जी को राजकुमार शुक्ला जो है वो बुलाते हैं फॉर दिस चंपारण सत्याग्रह। इसमें इशू क्या होता है कि जो यूरोपियंस होते हैं वो कंपेल करते हैं प्लांटर्स को लैंड को ऐसे 20 भाग में अगर डिवाइड करो तो उसमें जो 3 पार्ट है 3 आउट ऑफ 20th पार्ट ऑफ लैंड में कंपल्सरी इंडिगो उनको उगाना पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं तीन काथिया सिस्टम, राइट? अब क्या होता है तीन काथिया सिस्टम में तो ठीक है, ये इशू हो गया कि उनको कंपल्सरी बोला जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, ये 1910 अराउंड में जर्मन डाई आ जाता है। जर्मन डाई के वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, इंडिगो का डिमांड कम हो जाता है, और ये जो प्लांटर्स होते हैं वो अननेसेसरली जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जो यूरोपियन प्लांटर्स होते हैं, वो हमारे इंडियन के जो फार्मर्स होते हैं उनको अननेसेसरली बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इलीगल ड्यूज़ का डिमांड कर रहे होते हैं। इसी के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट चलता है जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। ये गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस होता है और इसके लिए कमेटी फॉर्म होता है जिसके में मेंबर गांधी जी होते हैं। एंड हम इसमें क्या डिसाइड करते हैं, इस कमेटी में क्या डिसाइड होता है कि 25% ऑफ मनी एज अ कंपनसेशन दिया जाएगा उन पीजेंट्स को वापस। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट,
जो PYQ में पूछा गया है वो है कि ये जो चंपारण सत्याग्रह है यहीं से स्टार्ट होता है पीजेंट्स का इंडियन नेशनल मूवमेंट में ज्वाइन करना। ये इसका सिग्निफिकेंस है कि यहाँ से फिर पीजेंट्स जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। PYQ में भी आया था ये चीज़, ठीक है। अब 1917 चंपारण सत्याग्रह हो गया। फिर हम आते हैं 1918 में। 1918 में मार्च में होता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये पहला हंगर स्ट्राइक रहता है। अनुसुईया साराभाई बोल के एक जन होती है जो गांधी जी को बुलाती है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। इशू क्या होता है कि यहाँ जो लेबर हैं वो लोग 35% हाइक का डिमांड करते हैं और स्ट्राइक पे चल जाते हैं। इस टाइम ही गांधी जी जो है फर्स्ट टाइम फास्ट अनटू डेथ करते हैं। और यही अनुसुईया साराभाई है जो लेटर जाकर अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन भी फॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर 1918 में आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बेसिकली एक टैक्स रिवोल्ट रहता है। जब क्रॉप फेलियर हो जाता है फिर भी जब बहुत सारा टैक्स वो लोग डिमांड करते तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट होता है खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में, ओके। अब ये इवेंट्स का अगर सीक्वेंस याद करना है, चंपारण फिर अहमदाबाद फिर खेड़ा, तो इसको आप ऐसे याद कर लो कि गांधी जी आए और आके उन्होंने केक खाया। पहले हो गया चंपारण 1917, फिर अहमदाबाद वाला 1918, फिर खेड़ा 1918 में, ओके। अब आते हैं 1919। 1919 में आता है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बहुत सारे प्रोविजंस हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न रहता है कि ये प्रोविंसेस में डायरकी लेके आता है। बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं फिर वो, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। इस टाइम में क्या होता है, जो मॉडरेट्स होते हैं वो इस मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से अग्री करते हैं, वो इसे सपोर्ट करते हैं, पर एक्सट्रीमिस्ट जो है वो इसके अगेंस्ट रहते हैं। तो एक डिवीज़न क्रिएट हो जाता है और इस डिवीज़न के चक्कर में मॉडरेट्स जो है वो अलग से हटकर अपना इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाते हैं। ये इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट लीडर्स रहते हैं जो कि PYQ में पूछे गए। एक है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दूसरा है तेज बहादुर चापरू। ये दोनों ही इसके मेंबर होते हैं और ये दोनों PYQ के ऑप्शंस में पूछे गए, तो इसलिए इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद 1919 में एक और चीज़ आता है, वो है रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। ये एक्ट बेसिकली क्या करता है, ये एक्ट बोलता है कि अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन। ये तो गलत होगा। तो इसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए फर्स्ट मास स्ट्राइक होता है इसको प्रोटेस्ट करने के लिए, और यही रॉलेट एक्ट है जिस टाइम गांधी जी जो है वो यूटिलाइज करते हैं होम रूल लीग। ये स्टार मार्क इसलिए दिया गया है क्योंकि ये भी PYQ में पूछा गया है। एक स्टेटमेंट रहता है PYQ में जिसमें लिखा रहता है कि रॉलेट एक्ट में गांधी जी ने यूटिलाइज किया होम रूल लीग को, जो कि राइट होगा। तो आप ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये है बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट। रॉलेट एक्ट के बाद में सब इंडियंस तो बहुत ही दुखी हैं कि क्या ब्लैक एक्ट आ गया। उसके बाद फिर 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन में जब बहुत सारे इनोसेंट इंडियंस जालियनवाला बाग में ऐसे एक गैदरिंग कर रहे होते हैं, उस गैदरिंग में जनरल डायर जो है इन इनोसेंट पीपल के ऊपर फायरिंग करवा देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। और इसी ट्रेजेडी को हम लोग बोलते हैं जालियनवाला बाग ट्रेजेडी। मैंने ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रिवेंटिव मर्डर किसको बोलते हैं। ये प्रिवेंटिव मर्डर इसी जालियनवाला बाग ट्रेजेडी को मॉन्टेग ने बोला था। ये PYQ में भी पूछा गया।
कि मॉन्टेग ने किस इवेंट को प्रिवेंटिव मर्डर बोल के कमेंट किया था। और एक चीज़ मैं भूल गई, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक चीज़ पूछा था कि स्वराज्य सभा किसे बोलते हैं। यही होम रूल लीग बाद में अपना नाम स्वराज्य सभा करता है। ठीक है, अब यही फिर से देखते हैं। तो ये जो जालियनवाला बाग ट्रेजेडी होता है, जनरल डायर, इसके अगेंस्ट जो बैठक बैठता है वो रहता है हंटर कमीशन, जो कि फाइनली कंडेम करता है जनरल डायर का ये जो भी उन्होंने किया। अब आपको बताना है कि एक इंडियन होते हैं जो इस इवेंट का रिवेंज लेते हैं जनरल डायर से उसे मारकर, उनका नाम क्या है। और इसी जालियनवाला बाग ट्रेजेडी के रिपरकशन में क्या होता है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो रिटर्न कर देते हैं अपना नाइटहुड। गांधी जी भी केसरी हिंद टाइटल रिटर्न कर देते हैं। अगेन ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज PYQ में पूछा गया। जहाँ जहाँ डबल स्टार है आप समझ जाइएगा कि वो PYQ में पूछा गया। फिर आते हैं 1920। 1920 में खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है। इस टाइम में कुछ लोकल मूवमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि यूपी में एका मूवमेंट होता है, केरला में मापिला रिवोल्ट होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इस मूवमेंट को बूस्ट मिलता है बिकॉज एक बहुत ही फेमस लीडर अगस्त में उनका डेथ हो जाता है। क्या है उनका नाम बताइए आप। और एक अलग इन्फॉर्मेशन इज़ कि 1920 में ही ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म होता है इसी टाइम। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो हमें याद रहता है, तो आप याद कर लेना कि जिस टाइम इधर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है उधर पैरेलली CPI फॉर्म हो रहा है, जस्ट मतलब लॉजिकली कनेक्ट करने के लिए। और ये फॉर्म होता है ताशकंद में। अब ये जो मैंने तीसरा कमेंट आपसे पूछा है, आपको मुझे बताना है कि इसी ताशकंद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर है जिनका डेथ होता है। क्या आपको याद है वो लीडर कौन है? इसके ऊपर एक मूवी भी आई हुई है। ठीक है, उसके बाद ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में लॉन्च होता है, इसको विड्रॉ कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ एन इंसिडेंट जो फेब 1922 में होता है, दैट इज चौरी चौरा इंसिडेंट। और इसके बाद गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं और एक वॉइड बन जाता है। इसके बाद क्या होता है कि एक डिवीजन आता है कांग्रेस के अंदर। क्या डिवीजन आता है, अब गांधी जी तो अरेस्ट हो चुके हैं, अब कुछ होते हैं प्रो चेंजर्स जिनको हम स्वराजिस्ट भी बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे और या तो कुछ चेंजेस उसके थ्रू लाएंगे, आइदर विल मेंड इट, या फिर हम वहाँ डिसरप्शन क्रिएट करके विल एंड इट, आइदर एंड और मेंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो प्रो चेंजर्स होते हैं इनमें से कोई कुछ कुछ के नाम है CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो प्रो चेंजर्स होते हैं। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है नो चेंजर्स का। नो चेंजर्स बोलते हैं कि नहीं, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ऑल में नहीं जाएंगे, हम एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रगल करेंगे जिसमें वो STS स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, दैट इज स्ट्रगल, फिर ट्रूस, फिर स्ट्रगल। तो पहले एक बार स्ट्रगल हो चुका है, ये ट्रूस पीरियड है। इस ट्रूस पीरियड में हम कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, दैट इज़ लोगों को मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे ताकि वो इस मूवमेंट को ज्वाइन करें। और ये नो चेंजेस के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं राजा जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये जो दो अलग अलग आइडियाज़, प्रो चेंजेस और नो चेंजेस का जो आइडिया चल रहा होता है, यही 1922 में कांग्रेस के गया सेशन में इन्हीं का ये रिफ्ट दिख जाता है। और इस रिफ्ट के वजह से फिर स्वराजिस्ट पार्टी फॉर्म होता है। हाउएवर ये जो स्वराजिस्ट पार्टी फॉर्म होता है ये 1925 में CR दास के डेथ के वजह से प्लस जो कम्युनल राइट्स चल रहे होते हैं उसके वजह से वीक हो जाता है। और इसमें भी डिवीजन आ जाता है बिटवीन रेस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट। ठीक है, अब आते हैं कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पे। तो क्या होता है, 1924 में एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म होता है। इसके फाउंडर्स होते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल,
और अशफाकुल्ला खान। ये सचिंद्र नाथ सान्याल बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ही एक बुक लिखा था बंदी जीवन, और यही है जो मेंटोर थे चंद्रशेखर आज़ाद के, भगत सिंह के। ओके। फिर 1925 में ये लोग करते काकोरी ट्रेन रॉबरी। इसमें मेनली कौन रहते हैं? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बाद में रीनेम होकर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद इसको रीनेम करके बना देते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसी का रीनेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ भगत सिंह ये चेंज लाया जाता है। फिर क्या होता है? 1928 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है साइमन कमीशन का आना। साइमन कमीशन क्यों आता है? बेसिकली देखने आता है कि इंडिया में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए, उसके रिकमेंडेशन के लिए, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसे रिव्यू करने के लिए। अब इसमें सबसे बड़ा इशू PYQ में पूछा गया वो है कि यहाँ पर जितने भी रहते सारे वाइट्स रहते हैं, इंडिया तो यहाँ रहते ही नहीं, इंडियंस कोई रहते ही नहीं है साइमन कमीशन में। और इसी की वजह से इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाता है और साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है। इसी प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज होता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर जिनका डेथ हो जाता है वो है लाला लाजपत राय। इसी डेथ का रिवेंज लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु जो हैं वो मार देते हैं जॉन पी सॉन्डर्स को, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहता है। ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो PYQ में पूछा गया वो है 1930 में चिटागोंग आर्मरी रेड। इसके लीडर कौन थे? वो है सूर्य सेन। तो इसलिए ये बस एक एक्स्ट्रा इन्फो आप याद कर लो। ठीक है। अब वापस आते साइमन कमीशन पे। ये जो ऊपर साइमन कमीशन जिसका मैं बात कर रही थी, इसको बॉयकॉट किया जाता है। बहुत कोई बॉयकॉट करते हैं और साइमन गो बैक का नारा लगाते हैं। तो जो कौन कौन है जो साइमन कमीशन को बॉयकॉट करते हैं? एक तो कांग्रेस करता है, हिंदू महासभा उसके अगेंस्ट रहता है, और मुस्लिम लीग पूरा नहीं, मुस्लिम लीग का मेजॉरिटी फैक्शन जो जिन्ना के अंदर रहता है वो अगेंस्ट रहते हैं साइमन कमीशन के और बॉयकॉट का बात करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो साइमन कमीशन को बॉयकॉट नहीं करते हैं। वो कौन कौन होते हैं? मुस्लिम लीग का वो छोटा सेक्शन जो मोहम्मद शाफी के अंदर रहता है, यूनियनिस्ट पार्टी और जस्टिस पार्टी, ये सब जो है साइमन कमीशन को बॉयकॉट नहीं करते। और एक इम्पॉर्टेंट लीडर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनको अपॉइंट किया जाता है कि ये साइमन कमीशन के साथ रहकर काम करें, और तभी ये प्रपोज करते हैं साइमन कमीशन के सामने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और रिजर्वेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लास। ठीक है। अब जब ये साइमन कमीशन आ गया है, बॉयकॉट हो गया है, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना है, बट इसके लिए क्या इंडियंस है ही नहीं, सारे देखो ऑल वाइट्स हैं, कोई इंडियंस है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंडिया का सोचने के लिए। तो ये तो गलत बात है। तो इस पर जब इतना प्रोटेस्ट चल रहा होता है तो लॉर्ड बिर्कनहेड जो है वो चैलेंज करते हैं कि ठीक है, फिर आप इंडियंस मिलकर अपने तरफ से एक अग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन लाकर दिखाइए। और इसी का नतीजा होता है नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू नाम किस पर से पड़ा है? मोतीलाल नेहरू इसके हेड होते हैं। बाकी अदर फेमस लीडर्स जो इस नेहरू रिपोर्ट में रहते हैं काम करने टाइम में वो है तेज बहादुर साहब और सुभाष चंद्र बोस। 1928 में नेहरू रिपोर्ट रिलीज होता है। आइए कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं नेहरू रिपोर्ट के, इंपॉर्टेंट है, PYQ में भी पूछा गया। तो नेहरू रिपोर्ट बोलता है डोमिनियन स्टेटस के बारे में कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चाहिए, हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए, लिंग्विस्टिक प्रोविंस चाहिए, जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए, एंड फाइनली सेक्युलरिज्म होना चाहिए। और कौन सा सेक्युलरिज्म का ये बात करता है? वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, जो क्या बोलता है स्टेट और रिलीजन सेपरेट रहे। राइट।
अब मैं आपको बताती हूँ याद करने का तरीका। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये प्रोविजंस, बट इनको लाइन बाय लाइन याद करने बहुत मुश्किल होता है। तो एज आई सेड, मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको शॉर्टकट्स और लॉजिक देना। तो नेहरू रिपोर्ट का लॉजिक है, अगर आप ध्यान से देखो तो वो है डफर्स। डफर्स, डी से डोमिनियन स्टेटस, यू से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एफ से फंडामेंटल राइट्स, एफ से फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंस, ई से इलेक्टोरेट, कौन सा, जॉइंट इलेक्टोरेट, आर से रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एंड फाइनली एस से सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो आप इसको डफर से याद कर सकते हैं। फिर आते हैं 1927 में। ठीक है, देखो ये जो नेहरू रिपोर्ट है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है, पर नेहरू रिपोर्ट आने से पहले 1927 में जो मुस्लिम लीग है वो एक दिल्ली प्रपोजल के थ्रू 4 पॉइंट्स अपने तरफ से देती है, जो कि नेहरू रिपोर्ट में इंक्लूड करने को बोलती है वो, जिसमें से सिर्फ एक ही एक्सेप्ट हो पाता है, वो है जॉइंट इलेक्टोरेट का। इसके बाकी प्रोविंस जो रहते हैं, सॉरी बाकी जो इसके पॉइंट्स रहते हैं इस 4 पॉइंट के, एक तो जॉइंट इलेक्टोरेट हो गया जो कि एक्सेप्ट होता है, बाकी और ये बोलता है कि इनको मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस चाहिए 3 जगह पर, 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और एक क्या रहता है, रिप्रेजेंटेशन चाहिए पंजाब और बंगाल में प्रपोर्शन टू मुस्लिम के जो भी पॉपुलेशन। तो ये 4 पॉइंट का दिल्ली प्रपोजल होता है, जिसमें से सिर्फ एक एक्सेप्ट होता है, दैट इज जॉइंट इलेक्टोरेट। ठीक है, अब जिन्ना जो है इस चीज़ से गुस्सा हो जाते हैं, तो जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट रिलीज़ होता है और वो देखते हैं कि इनके 4 पॉइंट का जो दिल्ली प्रपोजल है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही वो लिया गया है प्रोविज़न, तो वो क्या करते हैं, कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करते हैं नेहरू रिपोर्ट में जिन्ना। जब उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो 1929 में जिन्ना अपना 14 पॉइंट डिमांड लेकर आता है। ठीक है, इधर अक्टूबर 31, 1929 में इरविन जो है वो अपना डिक्लेरेशन लेकर आते हैं, जिसे दीपावली डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। इरविन का डिक्लेरेशन ये बोलता है कि हम डोमिनियन स्टेटस लाने का सोच रहे हैं, कब क्या कुछ नहीं बताएगा, बस बोल रहे कि हाँ इंटेंशन है कभी डोमिनियन स्टेटस का, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वो बात करेंगे। ठीक है, अब कांग्रेस बोलता है कि अगर आप चाहते हो कि हम आपके ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करें, तो आपको हमारा ये कुछ डिमांड्स मानना पड़ेगा, जिसको वो दिल्ली मैनिफेस्टो के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो ये दिल्ली मैनिफेस्टो आ जाता है नवंबर 1929 को। ओके, उसके बाद फिर दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का ये लोग नारा देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इनका जो दिल्ली मैनिफेस्टो के जो भी इनके प्रपोजल्स है सब रिजेक्ट हो जाते हैं, डोमिनियन स्टेटस के बारे में भी वो लोग ढंग से कुछ अग्री नहीं करते हैं, तो लास्ट में फाइनली ये बोलते हैं हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, और फिर 26 जनवरी 1930 में एक इंडिपेंडेंस प्लेज पढ़ा जाता है, जिसको लिखा किसने होता है, गांधी जी ने। गांधी जी का नाम आया तो ऐसे ये इंपॉर्टेंट हो गया। एंड फिर 1930 में गांधी जी जो है अपना 11 पॉइंट डिमांड देते हैं और बोलते हैं अगर ये 11 पॉइंट डिमांड 31 जनवरी 1930 तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, फिर क्या होता है, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो जाता है। कैसे लॉन्च होता है, डांडी मार्च के थ्रू। ये कब से कब होता है, मार्च 12 से अप्रैल 6 तक, जहाँ पर साबरमती आश्रम से डांडी तक गांधी जी पैदल जाते हैं। इस टाइम पे और जगह कुछ सत्याग्रह चल रहे होते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी हेड कर रहे होते हैं, मालाबार में के कलप्पन हेड कर रहे होते हैं, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में अब्दुल गफर खान हेड कर रहे होते हैं, और उनको रेड शर्ट मूवमेंट या खुदाई खिदमतगार्स भी बोला जाता है, वहाँ वाले वो सत्याग्रह मूवमेंट को। ठीक है,
अब ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, यहाँ से हम लोग चूज़ क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर हम चूज़ करते हैं सॉल्ट सत्याग्रह करने का, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लीडर है के केलप्पन, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ेंगे मैं बताती हूँ। के केलप्पन को ही केरला गांधी बोला जाता है, मैंने आपको ऊपर बताया था, पूछा था ना किसे बोला जाता है केरला गांधी, के केलप्पन को बोला जाता है। ये के केलप्पन जो है ये एसोसिएटेड है वाईकॉम सत्याग्रह से। इसके बाकी लीडर्स हैं माधवन और केपी मेनन, ठीक है। वाईकॉम सत्याग्रह ऊपर मैंने पूछा था, ये केरल में है, हुआ था, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका डेट देखिए आप, March 30, 1924। अभी क्या चल रहा है, 2024 हो गया इसको 100 साल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बार प्रीलिम से बहुत चांस है इससे क्वेश्चंस आने के, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ लेना एक बार और वाईकॉम सत्याग्रह के बारे में। उसके बाद फिर आते हैं नवंबर 1930 को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, कांग्रेस के कोई लीडर अटेंड नहीं करते हैं। उसके बाद फिर रियलाइज़ हो जाता है कांग्रेस लीडर के इम्पोर्टेंस, क्योंकि वहाँ पर कुछ नतीजा तो ठीक से निकलता नहीं है। तो 5 मार्च 1931 में इरविन और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट होता है जिसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, जिसमें कुछ गांधी जी के डिमांड्स इरविन एक्सेप्ट करता है, कुछ इरविन के डिमांड्स गांधी जी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको रोक देंगे, गांधी जी एग्री करते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, उसके लिए एग्री करते हैं। वैसे गांधी जी के कुछ डिमांड रहते हैं जो इरविन एग्री करता है, बट एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जो इरविन क्लियरली रिजेक्ट करता है वो है भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों का जो डेथ सेंटेंस होने वाला होता है उसको कम्यूट करने का बात करते हैं, पर ये डिमांड जो है रिजेक्ट कर देता है इरविन, ठीक है। अब ये जो दिल्ली पैक्ट आया है इसको एंडोर्स किया जाता है 29 मार्च 1931 में कांग्रेस के कराची सेशन में। इसमें हेड कौन रहते हैं, पटेल। ये कराची सेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 रेजोल्यूशन भी पास होता है, एक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर। उसके बाद फिर सितंबर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। इस बार क्योंकि कांग्रेस एग्री किए थे तो कांग्रेस जाते हैं यहाँ पर, हालांकि कुछ खास इसका रिजल्ट आता नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो, दिसंबर 1931 में वापस गांधी जी आकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2.0 लॉन्च करते हैं, और इसके जस्ट बाद 1932 में गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं। ये जो मूवमेंट है इसको बहुत ही ज़्यादा वायलेशन किया, वायलेंस होता है इस टाइम पे, और बहुत ही गंदे तरीके से दबाया जाता है, क्योंकि इस टाइम जो है वाइसरॉय होते हैं लॉर्ड वेलिंगटन, जो कि कुछ नहीं सुनते हैं और वो बहुत ही हार्शली ट्रीट करते हैं सबको, ठीक है। उसके बाद वैसे ही नवंबर 1932 में अपना थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, कांग्रेस तो अटेंड करता नहीं है। अब इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक इम्पॉर्टेंट लीडर जो अटेंड करते हैं वो है बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद 1932 में रैमसे मैकडोनल्ड जो है वो लाते हैं कम्युनल अवार्ड। ये कम्युनल अवार्ड क्या बोलता है कि ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट लाएंगे फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। इसके रिएक्शन में गांधी जी जो है फास्ट एंड टू डेथ करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये PYQ में पूछा गया, ठीक है। अब फिर फाइनली जब गांधी जी ऐसा कर रहे होते हैं तो एक मिल के पैक्ट आता है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट बोला जाता है अच्छा ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, रिजर्वेशन देंगे हम डिप्रेस्ड क्लासेस को, ठीक है। इसी बीच 1932 में गांधी जी जब जेल में रहते हैं तो वो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग फॉर्म करते हैं। कौन फॉर्म करता है ये ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग? गांधी जी, याद रखना नाम इम्पोर्टेंट है। और फिर गांधी जी डिसाइड करते हैं कि 1933 में जब वो जेल से निकलते हैं वो एक हरिजन टूर करेंगे।
1-2 साल वो ये टूर करते हैं। ओके, और फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अगर मैं बोलूँ तो ऑल इंडिया फेडरेशन का बात करता है यहाँ पर, जो लिस्ट्स होते हैं तीनों, कॉन्करेंट, स्टेट और फेडरल लिस्ट, उसका बात होता है, और आरबीआई इस्टेब्लिश होता है। फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 होता है। अब क्या होता है, इस वर्ल्ड वॉर 2 में जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक बिना इंडिया से पूछे ये बोल देते हैं कि इंडिया का सपोर्ट है इस वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स के साइड, विच इज़ रॉन्ग। इंडिया को सही नहीं लगता है वो। और इसी चक्कर में जो कांग्रेस मिनिस्टर्स होते हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं अक्टूबर 1939 में। इसी बीच जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग उधर अलग अपना लाहौर सेशन में पाकिस्तान का डिमांड प्रेजेंट करता है। जब ये वॉर का स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा होता है, इंडिया का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो जो लॉर्ड लिनलिथ है वाइस रॉय, वो अगस्त 1940 में लेकर आते हैं ऑगस्ट ऑफर। कौन लाते हैं? लॉर्ड लिनलिथ को, जिसमें वो बोलते हैं कि ठीक है आप लोगों को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। पर अगेन इंडियन सेटिस्फाइड नहीं होते और सितंबर 1940 में इसी का जवाब देते हुए इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट होता है, जिसमें दिल्ली चलो मूवमेंट होता है। और जो सबसे पहले चूज़ किए गए रहते हैं इसके लिए वो है विनोबा भावे, और उसके बाद सेकंड होते हैं नेहरू। उसके बाद 1942 में फिर से इंडियंस को मनाने आता है क्रिप्स मिशन, ये भी फेल हो जाता है। और इसके रिप्लाई में अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है विद द स्लोगन डू और डाई। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं जिनका नाम आपको पता हो तो अच्छा है, दैट इज़ अरुणा आसफ अली। फिर एक होती है उषा मेहता। उषा मेहता जो है वो अंडरग्राउंड रेडियो चला रही होती है। इसी बीच जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा होता है तो बहुत सारे लीडर्स तो पहले ही दिन अरेस्ट हो जाते हैं, बट साइड बाय साइड इधर कहीं पैरेलल गवर्नमेंट भी चल रहा होता है। जो पैरेलल गवर्नमेंट साइड बाय साइड चल रहा होता है, बलिया यूपी में उसे हेड करे होते हैं चिट्टू पांडे। तामलुक वेस्ट बंगाल में जातीय सरकार रहता है, एंड सतारा में वाईबी छबन और नाना पाटेल। ठीक है, अब देखिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच तो झगड़ा चल रहा है, उसे भी रिजॉल्व करना है। तो उसके लिए 1944 में सी राजगोपालाचारी एक फार्मूला लेकर आते हैं, उसे बोलते हैं राजा जी फार्मूला, पर ये भी काम नहीं करता है। फिर 1945 में देख रहे होते स्थिति, तो भूला भाई देसाई, और ये कांग्रेस के साइड से भूला भाई देसाई और मुस्लिम लीग के साइड से लियाकत अली खान, ये दोनों मिलकर भी थोड़ा सा डिसाइड करते कि हाँ कुछ कुछ चीज़ में मान जाएंगे, और एक देसाई लियाकत पैक्ट आता है कि कैसे कैसे करके इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, बट अगेन ये भी नहीं हो पाता। उसके बाद जून 1945 में एक शिमला कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पर वेवल लेकर आते हैं वेवल प्लान। ठीक है, अब 1945 में आता है वेवल प्लान, और उसी के बाद ये वेवल प्लान भी कुछ खास रहता नहीं है, ये भी फेलियर होता है। उसके बाद फिर एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है नवंबर 1945 में INA ट्रायल, जो इंडियन नेशनल आर्मी उनका ट्रायल होता है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट लीडर्स जो INA ट्रायल में जो रहते हैं, जो फंसे होते हैं, वो रहते हैं गुरुबख्श सिंह ढीलों, प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज खान। इसको याद करने का तरीका है GPS, जो INA ट्रायल में रहते हैं कैदी, गुरुबख्श सिंह ढीलों, प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज खान। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी 2-3 साल पहले ही PYQ में पूछा गया था। मैं अपने ग्रुप में ये GMeet पर ये सेशन ले रही थी, रिविज़न सेशन, और तब भी मैंने उनको ये GPS वाला आइडिया दिया था, एंड एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था, इन्हीं 3 का नाम था। ठीक है, तो आप भी ऐसे याद रखना। अब ये INA ट्रायल में ये तो GPS हो गए जो वहाँ पर फंसे थे, जिनका ट्रायल हो रहा था। इनको बचाने के लिए जो वकील आए थे वो थे भूला भाई देसाई, आसफ अली, KN काटजू, TB सापरू
और जवाहरलाल नेहरू। इसको याद करने का तरीका है भक्तजन, भूलाभाई देसाई, आसफ अली, KN काटजू, TB सापरू और जन से जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भक्तजन, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये सब ना बस रिमेंबर, ज़्यादा टाइम हो जाए लॉन्गर रिटेंशन के लिए, बस शॉर्टकट और कुछ ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी होता है। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, 3 जन रहते हैं इसमें। उसके बाद जुलाई 1946 में इलेक्शन होता है, पर ये जो इलेक्शन होता है किस लिए होता है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होगा ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जुलाई 1946 में इलेक्शन होता है। पर अगस्त 1946 में जो मुस्लिम लीग है वो इसे बॉयकॉट कर देता है, जिसके वजह से, और इस टाइम पे होता है कम्युनल होलोकॉस्ट, बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत लोग मरते हैं। पर जैसे तैसे करके सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जो है वो लोग इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर देते हैं। और ये जो मुस्लिम लीग जो बॉयकॉट किए होते हैं वो अक्टूबर 1946 में इस इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि ये लोग अच्छे मन से ज्वाइन नहीं करते हैं, ये बस इसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए ज्वाइन करते हैं। फिर फाइनली फरवरी 1947 में आता है एटली डिक्लेरेशन, जो बोलता है कि जून 30, 1948 को हम इंडिया छोड़ के चल जाएंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। पर फिर सिचुएशन देखते हुए जून 1947 को माउंटबेटन लेकर आ जाते हैं, माउंटबेटन प्लान। ये होता है लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये जो माउंटबेटन प्लान होता है ये बेसिकली इसका एम क्या होता है, ये अग्री करता है कि हाँ इंडिया और पाकिस्तान ऐसे 2 नेशन होगा। हावेवर ये माउंटबेटन प्लान का मोटिव ये रहता है डिवाइड इंडिया बट रिटेन मैक्सिमम यूनिटी, कि ठीक है ये डिवीज़न तो होगा लेकिन कोशिश किया जाएगा पाकिस्तान जितना छोटा हो सके पॉसिबल उतना छोटा बनाया जाए। ठीक है, फिर फाइनली इसी माउंटबेटन प्लान को इम्प्लीमेंट करते हुए जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, एंड फाइनली अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आई एम श्योर आपने स्पेक्ट्रम में नहीं पढ़ा होगा, नहीं दिया है, बट ये PYQ में पूछा गया तो मैं सोची अलग से आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। वो है एक बॉम्बे प्लान बोल के, क्या 1944 में आता है ये बॉम्बे प्लान। ये मेनली जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स होते हैं वो प्रपोज करते हैं। बॉम्बे प्लान में रहते हैं, जैसे इसको प्रपोज करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स वो रहते हैं JRD टाटा, GD बिरला और सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एटसेट्रा, और भी बहुत कोई हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं अगर आपको याद करना हो तो। ठीक है, ये बॉम्बे प्लान मेनली बताता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी कैसा रहेगा, उससे रिलेटेड बात किया जाता है इस बॉम्बे प्लान में। इस बॉम्बे प्लान को जवाहरलाल नेहरू जो है वो ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस प्लान में एक्चुअल में बताया क्या जाता है कि हम जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ ये तभी होगा अगर इसमें गवर्नमेंट भी साथ में इंटरवेन करे और उनका कुछ रेगुलेशन रहे। और उनको क्यों चाहिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन और रेगुलेशन? ताकि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर सके इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ को अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। ठीक है, तो बॉम्बे प्लान याद रखना ये नहीं बोलता है कि गवर्नमेंट अलग रहे और पूरा फ्री इकोनॉमी छोड़ दे, नहीं। बॉम्बे प्लान क्या बात कर रहा है कि हमें अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए ताकि वो हमारे इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करे, ताकि हमको प्रोटेक्ट करे, हम लोग ग्रो करें
एंड हम बच सके फॉरेन कंपटीशन से। ठीक है, तो ये बॉम्बे प्लान हो गया। चलिए अब कुछ फाइनली PYQs डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी ऊपर जो मैंने बताया था उसी का PYQ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। आप पढ़िएगा इसको पॉज करके 2 मिनट। इसका आंसर है जॉइनिंग ऑफ पीजेंट्स अनरेस्ट टू इंडियाज़ नेशनल मूवमेंट। इसलिए मैं बोली ये प्रोविज़न इंपॉर्टेंट हो जाता है चंपारण सत्याग्रह जब भी पढ़ो, और ये चंपारण सत्याग्रह भी क्योंकि BYQ में पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आप बताइए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इन तीनों को अरेंज करना है। पॉज करिए और सोचिए कि आपने अभी जस्ट पढ़ा है, आपको ये आंसर याद है कि नहीं। अगर आप खुद से कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बूस्ट होगा। बताइए म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी कब आया था? अगर एग्जैक्ट भी याद नहीं तो रफली याद होना चाहिए 1946। एक्चुअल में फेब 1946 में आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, कब लॉन्च हुआ था? 1942। एंड फाइनली पूछा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बताइए ये कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, वहाँ पर गांधी जी एग्री किए थे और फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। ये हुआ था 1931 में। ठीक है, अब देखिए हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन द तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। अब बताइए अप्रैल 1930 में चल रहा होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मैंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपको बताया था और भी जगह सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा होता है। आई अग्री मैंने तंजौर नाम नहीं लिया, बट अगेन आप इसको लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब मैं आपको सॉल्ट सत्याग्रह का बता रही थी तो मैंने आपको स्टेट्स के बारे में बताया था, कौन से स्टेट से कौन था। अब बताइए तंजौर कहाँ पर है? तंजौर तमिलनाडु में। और मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु से कौन लीड कर रहे थे? सी राजगोपालाचारी, तो इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, इसका आंसर बिना ऑप्शन के भी आप दे दोगे। द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन ऑल वाइट थे, इसमें कोई इंडियन का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था, इसीलिए एजिटेट किए थे, साइमन गो बैक का नारा दिए थे। महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 बिकॉज, मेनली बिकॉज, ये मैंने अभी आपको ऊपर इवेंट बताया था कि 1932 में जो रैमसे मैकडोनल्ड है वो अनाउंस करते कम्युनल अवार्ड। इसी कम्युनल अवार्ड के चक्कर में वो, ये कम्युनल अवार्ड में क्या रहता है? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, ऊपर बताया था, याद करिए। और इसी का मैंने बोला था कंसिक्वेंस क्या होता है, गांधी जी जो है फास्ट एंड टू डेथ करते हैं। कहाँ पर करते हैं अगर आपको पता हो? ये करते हैं यरवदा जेल में। और इसी का रिजल्ट क्या होता है? पूना पैक्ट, जिससे सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ के क्या आता है बताइए? रिजर्वेशन मिलता है डिप्रेस्ड क्लासेस को। ठीक है, ऐसे करके आपका रिवीजन भी हो रहा है। अब बताइए ये देखो ट्रिक यूज़ करके अब आप कैसे इसको आंसर कर सकते हैं। विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज या वेयर रेकमेंडेड बाय द नेहरू रिपोर्ट। अब बताओ नेहरू रिपोर्ट के जो प्रोविजंस है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं? और इसी नेहरू रिपोर्ट को आप याद करो, मैंने आपको कौन सा ट्रिक दिया था इसके सारे प्रोविजंस याद करने के? सोचिए, मैंने आपको हिंट दिया था डफर्स, नेहरू रिपोर्ट के प्रोविजंस याद करने के। और इस डफर्स में सबसे पहला डी क्या है? डोमिनियन स्टेटस। अब बताइए आपको अगर याद है नेहरू रिपोर्ट में ये डी डोमिनियन स्टेटस के लिए आप पढ़िए पहला पॉइंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, पूर्ण स्वराज। ये तो हो ही नहीं सकता, डोमिनियन स्टेटस था ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो इसके बाद आया था 1929 में लाहौर सेशन में इसके बारे में बात किया गया, तो 1 पहले ही रॉन्ग हो गया। जैसे ही 1 रॉन्ग हुआ, क्योंकि ये तो
डोमिनियन स्टेटस का बात किया था। तो आप देखो 1 रॉन्ग 1 रॉन्ग 1 रॉन्ग, ऑटोमेटिकली आपको ये 2 पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है, आप आ गए सीधा बी पे, 2 and 3 ओनली। पर एक चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के टाइम में हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पता है। तो जब आप ऐसे सॉल्व कर रहे होते हो, आप श्योर हो कि ये 1 रॉन्ग है, तो 2 and 3 ही आंसर है। फिर भी थोड़ा सा सेकंड देकर एक बार 2 और 3 को पढ़ लीजिएगा, ताकि थोड़ा डबल श्योर हो जाओ, क्योंकि कई बार ध्यान नहीं रहता है और गलत में हम एकदम श्योर हो जाते हैं, पर वो चीज़ गलत भी निकल सकता। तो 2 और 3 राइट बोला, तो एक बार जस्ट चेक कर लीजिएगा कि हाँ, जॉइंट इलेक्टोरेट्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, राइट। ये ई उसी के लिए स्टैंड करता है, इलेक्टोरेट जो कि जॉइंट, अगर आपको याद हो। एंड प्रोविजन फॉर फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डफर्स का एफ था फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो ठीक है, दोनों राइट है, ठीक है। अब फाइनली एक और क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस पूरे सीक्वेंस को अरेंज करना है। पॉज करिए और एक बार आप खुद से ट्राई करिए। अगर आप ऊपर अच्छे से पढ़ें, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप लॉजिकली इसको सॉल्व कर पाओगे। अगर आप स्टोरी अगर आपको पीछे का याद है, ठीक है। चलिए फिर मैं बता देती हूँ। चौरी चौरा आउटरीच, आप बताइए 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है, और 1922 को ये चौरी चौरा आउटरीच होता है, जिसके वजह से क्या होता है, इस चौरी चौरा आउटरीच की वजह से 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, उससे विड्रॉल ले लेते गांधी जी, राइट। अब आता है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, ये 1909 में होता है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट लाते हैं हम लोग मुस्लिम्स के लिए। अब डांडी मार्च, डांडी मार्च बताइए 1930 में, यहीं से तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। और ये मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये 1919 में। इसी को डिसाइड करने के लिए 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है, राइट। तो अकॉर्डिंगली आप अरेंज कर सकते हैं। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। चलिए फिर और एक देख लेते हैं लास्ट। कांग्रेस मिनिस्ट्री जो रिज़ाइन करते हैं 1939 में, वो क्यों करते हैं, ठीक है। अब पढ़िए ऑप्शन। द कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म मिनिस्ट्रीज इन अदर 4 प्रोविंस, नो। Emergence of a left wing in the Congress made the working of the ministries impossible, no. There were widespread communal disturbances in the province, नहीं। याद करिए 1939 में इस टाइम पे क्या चल रहा होता है, वर्ल्ड वॉर 2। और मैंने आपको स्टोरी बताया था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज क्यों रिज़ाइन करते हैं, बिना पूछे इनका सपोर्ट ले लिया है, उसके बाद इनका डिमांड मान नहीं रहे थे। वो जब डिमांड नहीं मान रहे थे और मनमर्जी सपोर्ट लिया था वॉर में, इंडिया का मनमर्जी सपोर्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ इंडिया ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करे इस वॉर में, इसी के अगेंस्ट तो फिर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स ए बी एंड सी गिवन अबव इज करेक्ट, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन मैंने अलग से लास्ट में इसलिए दिया बिकॉज एज पर लॉजिक, जब भी आप PYQ सॉल्व कर रहे हो 90% ऑफ द टाइम नन ऑफ द अबव इज नॉट एन आंसर। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं, ऊपर मतलब नन ऑफ द अबव आंसर नहीं होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव है। तो अगर कभी सॉल्व करो आप PYQ मतलब MCQs, और अगर उसमें ऑप्शन रहेगा नन ऑफ द अबव, तो 2 बार सोचना इसको टिक करने से पहले। यहाँ पर ठीक है हो गया नन ऑफ द अबव, बट मोस्टली नहीं होता है, ठीक है। चलिए फिर ऊपर जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए पूछा था, मैं क्वेश्चन एक बार और रिआइट्रेट कर रही हूँ। अगर आपको आता हो तो आप प्लीज़ इसका आंसर कमेंट करना। जो जालियनवाला बाग ट्रेजेडी था, इस जालियनवाला बाग ट्रेजेडी में जनरल डायर के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए कौन थे वो इंडियन जो जनरल डायर को मारे थे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1922 को,
उस टाइम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीडर है जिनका डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और भी बूस्ट मिलता है। आप इस लीडर का नाम बताइए। याद रखिए, एग्ज़ाम में ये कभी नहीं पूछेगा कि कौन थी ये लीडर जिनका डेथ हुआ जिसकी वजह से एनसीएम को बूस्ट मिला, पर एग्ज़ाम में या तो एनसीएम के बारे में क्वेश्चन होगा और एक स्टेटमेंट में ये वाला जो मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन, ये एक फ्रेम होकर होगा एक स्टेटमेंट, ठीक है। या फिर अगर आपको इस लीडर का नाम पता चल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वो 1920 में उनका डेथ हो गया है, तो अगर किसी ऑप्शन में या कहीं पर उस लीडर का नाम का जिक्र होगा तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर पाओगे। लॉजिकली कह रहे नहीं, ये तो 1920 में ही इनका डेथ हो गया था, तो साइमन कमीशन टाइम ये नहीं होंगे, या ऐसा कुछ जो भी क्वेश्चन पूछा होगा। आप समझ रहे हो, ऐसे लॉजिकली भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। और ये तो बस ऐसे कि 1920 में ताशकंद में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था, है ना, इसी ताशकंद में एक इम्पॉर्टेंट लीडर है जिनका डेथ हो गया था। बताइए वो लीडर कौन है। ठीक है, अगर आपको आता हो प्लीज़ डू कमेंट, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। ठीक है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन सेशन यहाँ पे होता है ख़त्म। मैंने 3 वीडियोस इस पर बनाए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ उसे अच्छे से रिवाइज़ करिए, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए इस बार के प्री में। और अगर आप चाहते हो मैं और कोई सा वीडियो लेकर आऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी I'll try to come up with some PYQ, some logics on how to solve them. और बाकी जो पढ़ाना होगा आप मुझे बता देना। Okay then guys, all the best and happy study. Thank you.